इस रिवीजन वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल वैल्यू चेन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, क्या इसके अंदर जो है क्वालिटीज़ होती हैं, किस वजह से ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या क्या इम्पैक्ट फिर आते हैं। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ उसमें अपना रोल प्ले करने लगती हैं। जैसे इसमें पहली लाइन ही दी गई है कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का, जो कि अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि हम कॉस्ट एफिशिएंसी का, स्पेशलाइज्ड स्किल्स का और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है डिफरेंट रीजन में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जो हमारा प्रोडक्शन है, मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है जो कि असेंबल करती है अपनी जो भी गाड़ी है, बाइक है, उसको असेंबल करती है, तो वो क्या करेगी, एक कंट्री के साथ वो अपना एग्रीमेंट कर लेगी कि वहाँ से सारा रॉ मटेरियल आएगा, जो भी रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होगा, टीन वगैरह, वो आएगा। दूसरी कंट्री को वो दे देंगी कि आप इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। फिर तीसरी एक कंट्री से वो या अपनी खुद की कंट्री का क्या करेंगी, वहाँ पे वो असेंबलिंग यूनिट लगा देंगी कि यहाँ पे जो जो पार्ट्स बन के आए हैं वो यहाँ असेंबल होंगे और किसी स्पेसिफिक कंट्री में अपनी कंट्री के अलावा वो सेल्स वाला भी लगा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन, आपने देखा प्रोडक्शन जो एक जगह हो सकता था उसको अलग अलग 3 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं अभी। तो उसका रीज़न क्या है, कॉस्ट कम आएगी, स्पेशलाइजेशन मिलेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगला है स्पेशलाइजेशन। इसका पॉइंट है कि हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक, जैसे इंजन बनाया जाता है तो वो कोई स्पेसिफिक कंपनी है किसी अदर कंट्री की, वो बहुत अच्छे से बना सकती है। जैसे हमने देखा है कि जैसे टाटा हो गई, इनकी गाड़ियों में जेके के टायर लगे होते हैं कि वो टाटा अपनी नहीं बना सकती, नहीं लगा सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि जो JNK के टायर जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, सप्लायर होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, और भी कंपनी होंगे एडवर्टीज़मेंट वगैरह के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं एक बिज़नेस में। दूसरा ये है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जब अलग अलग कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक प्रोडक्शन के उस पर, प्रोडक्शन लेवल पे अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, मैनेज करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, तो उसमें क्या होता है कि वो इनोवेशन करने की कोशिश करती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की कोशिश करती हैं कि ये काम और अच्छे से अच्छे कैसे हो सकता है। तो इनका जो मेन फोकस होता है ना कि टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए और इनोवेटिव बना जाए ताकि कॉस्ट को और ज़्यादा कम किया जा सके। अगला है इसमें ट्रेड एंड इंटरकनेक्टेडनेस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, किसी जगह से आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, आपने कहीं से सर्विसेज के लिए लोग हायर किए हैं, आप लेबर बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ से लेबर आ रही है, आप फिनिश गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो बार बार बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, इसमें ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ती है, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट आता है। एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये हो गया। अगला है कि डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, इसका डेवलपमेंट पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। कैसे? क्योंकि जो जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वहाँ पे एक तो रोज़गार बन रहा होगा, लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। दूसरा, वहाँ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही होगी। अगर किसी देश के पास कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरे देश में भी जाएगी उस बिज़नेस के थ्रू। दूसरा, स्किल्स बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ JCB चलाने वाले जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंट्री है जहाँ JCB के ड्राइवर नहीं है, यहाँ से हम भेजते हैं तो वहाँ पे जो होंगे JCB ड्राइवर्स तैयार हो जाएंगे, वहाँ पे सीखेंगे लोग। तो इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट बढ़ती है। कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाती है, इनइक्वालिटी हो जाती है कि जो जो एरिया, जो जो स्टेट उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है उसी स्टेट की ग्रोथ हो रही है, बाकी सब पीछे रह गए। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा नेचर है बिज़नेस का, उसके ऊपर। दूसरा है रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़। मतलब इसमें रिस्क क्या क्या है।
रिस्क क्या हो सकता है? एक तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। अभी हमारे किसी कंट्री के साथ अच्छा चल रहा है रिलेशन, और हमने वहाँ पे ये सब सेटअप किया हुआ है कि वहाँ से असेंबल होके प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन कल को टेंशन क्रिएट हो जाए, कल को हमारी लड़ाई हो जाए, तो उसमें क्या होगा? सप्लाई चेन तो बंद हो गई। तो इस तरीके के कुछ रिस्क भी होते हैं कि हो सकता है कोई ट्रेड पॉलिसीज़ ही चेंज कर दे कि इस फलानी का जो कंट्री है इसका हम कोई प्रोडक्शन ही नहीं लेंगे। कई बार जैसे हम लोग चाइना को बॉयकॉट करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तो इस तरीके से ट्रेड पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं। तो ये 5-7 जो हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब अलग अलग कंट्रीज़ में या ग्लोबल वैल्यू चेन का जब हम फॉलो अप करते हैं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं।